So, hello everyone. So, here we are on our Video Mind YouTube channel to discuss a very common yet very important topic, जिसका नाम है depression. And we will be bursting some myths and facts related to the same. And today we both are here, me, Dr. Arpita Sharma, and Dr. Nirban is also here. So, without any further ado, we will start. So, basically, we will divide our current discussion in 3-4 parts. इससे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस है? इज डिप्रेशन जस्ट अ सैडनेस? सो we will be understanding about other common signs and symptoms of depression. Then we will be talking about why a person gets depression, what are the factors which involve in causing this mental health issue. Third thing is, if your loved one is having a depression, so how we can understand them, how we can help them to seek proper medical help which is available, and then also we will summarize and then take questions in the end. So let's just start. So डॉक्टर अनिर्बान, इन आर ओपीडी हम कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सैड फील कर रहे होते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, मैं सैड फील कर रहा हूँ, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ? So according to the psychiatric classificatory systems, if we have to classify कि a person is having a depressive disorder या major depression का episode, so is depression just a sadness? Basically, that is the question which everyone is asking nowadays. हाँ डॉक्टर अर्पिता, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। पेशेंट आते हैं और हमें बोलते हैं कि सैड आई एम, मन नहीं ठीक लग रहा है, अचानक से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, टुडे आई एम जस्ट फीलिंग सैड। सो क्या हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लिटरेचर देखिए या जब भी हम कॉमन डे टू डे चीजें देखते हैं जैसे टीवी सीरियल्स या फिल्म एंड ऑल, तो हर जगह होता है कि डिप्रेशन मतलब सैडनेस। एंड डिप्रेशन को बहुत लूजली बहुत यूज किया जाता है। जैसे कोई भी आप देखते हो कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो बोले तुझे तो डिप्रेशन हो गया है। तो ये बहुत कॉमन टर्म है और डिप्रेशन को बहुत ही ट्रिवियलाइज कर दिया गया है। बट एक्चुअली डिप्रेशन बहुत ही एक अलग चीज है, ये एक बीमारी है जो साइकेट्री में टेक्स्ट बुक्स में अच्छे से डिफाइन किया गया है, जिसके काफी सारे सिम्टम्स होने चाहिए, तभी हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ सैडनेस डिप्रेशन नहीं, अगर एक वर्ड में बोलो तो सिर्फ सैडनेस डिप्रेशन नहीं है, बट सैडनेस डिप्रेशन का एक पार्ट है। और डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे सैडनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इंटरेस्ट, जिसको एनेडोनिया भी बोलता है, मतलब मन नहीं करना किसी काम में, जो काम अच्छा लगता था पहले उस काम में और अच्छा नहीं लगना। और क्या क्या सिम्टम्स होता है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी लगना, कंसंट्रेशन नहीं लगना, किसी काम में ठीक से ध्यान नहीं दे पाना, होपलेसनेस, जैसे जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं दिखना, या फिर लगना कि कुछ होप नहीं है हमारे में, हमारे फ्यूचर में, अपने आप को वर्थलेस महसूस करना कि मैं किसी काम की नहीं हूँ या फिर किसी काम का नहीं हूँ। और क्या हो सकता है, जैसे Biological, I ऐसा guess. लगना कि नींद नहीं आ रहा है, नींद बहुत कम हो गया है, या फिर कभी कभी किसी डिप्रेशन में होता है कि नींद बहुत ज्यादा भी हो जाता है, भूख में चेंज आना, एपेटाइट जो हमारा है उसमें चेंजेस आना, खाना कम कर देना या कभी कभी खाना बहुत ज्यादा कर देना। तो ये सारे कुछ कुछ चेंजेस है जो सिम्टम्स जो स्पेसिफिक है डिप्रेशन के। और भी कुछ है, बट ये कोर फीचर्स है जो अगर होता है तो हम बोलते हैं कि उनमें डिप्रेशन है। तो और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन में ये सब लग रहा है, कभी कभी होता है कि लंबे टाइम के लिए पीरियड होता है, जैसे हम बोलते हैं 2 हफ्ते मिनिमम होना चाहिए ऐसे सिम्टम्स को परसिस्टेंटली हर दिन, तभी हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अगर पेशेंट्स में होता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं डिप्रेशन, और अगर एडिक्वेट टाइम तक होता है तभी हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे लो मूड जो है वो एक वन ऑफ द सिम्टम है डिप्रेशन का, बट दैट इज नॉट ओनली सिम्टम। सो वी शुड बी हैविंग द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स जो भी आपने एक्सप्लेन किए। फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे शुड बी परसिस्टेंट एंड दे शुड बी प्रेजेंट बियॉन्ड मोस्टली वी से एटलीस्ट 2 वीक्स मिनिमम ये सिम्टम्स होने चाहिए। एंड द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई विल बी हाईलाइटिंग हियर इज कि दैट वो सब एक डिसफंक्शन कॉज कर रहे हैं इंसान की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। तो हम कहते हैं कि यस, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि डिप्रेशन अ सिम्टम विच इज इट्स अ डिजीज विच इज वेरी कॉमन बट येट नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एन अटेंशन। सो अगर 100 लोग जो है जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो देयर इज लेस देन 1 or 2 people out of 100 people who are suffering from depression will come and take help for this.
कि इतना कॉमन है ये, बट स्टिल इसकी जो हेल्प है वो बड़ी कम ली जाती है. दिस नो दिस टेल्स अस कि इट इज सच अ मॉर्बिड डिजीज which is affecting almost many people's life. But when we talk about health, अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरे किसी पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनमें हेल्प सीख करने का जो टेंडेंसी है या जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है when we compare it with person who is suffering from depression, and that is almost less than 1%. So that is basically very very important and concerning. That is why everyone needs to talk about it and highlighting its importance. तो ये जब हम पेशेंट्स को ये सब एक्सप्लेन करते हैं तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है डिप्रेशन, या फिर मुझे क्या चांसेस है डिप्रेशन होने के. तो डॉक्टर अर्पिता, क्या आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं कि क्यों होता है डिप्रेशन, का क्या कारण है, और इस चांसेस कितने हैं डिप्रेशन होने के, और बाकी हम उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे. So when we talk about any person कि उनके क्या chances हैं that they can suffer from depression, so usually when we describe an illness in our medical science, we take a very common hypothesis, gene environment interaction. So gene environment interaction है, हम एक analogy लेंगे when a person is suffering from diabetes for example. Okay, so when we say कि हाँ एक इंसान जो है उसको डायबिटीज हो सकता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनकी फैमिली में चला आ रहा है, तो देयर इज अ चांस कि आप आगे वाली जनरेशन को भी डायबिटीज हो सकता है. तो वो हो गया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. सेम वे इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पर्सन इन द पर्सन की उनमें साइकाट्रिक इश्यूज की हिस्ट्री है, डिप्रेशन या एंजाइटी का हिस्ट्री है, तो दिस मीन्स दैट दे आर ऑलरेडी जेनेटिकली सेंसिटिव एंड प्रीडिस्पोज्ड to getting the mental health issues. And when we talk about environment, when we talk about diabetes for example, we say कि okay कि diet control नहीं कर रहे हैं, extra sugary food खा रहे हैं, overweight हैं. These are the multiple factors which ultimately interact with our genetic vulnerability, and then the person has deranged insulin levels and they can get diabetes. Same way, if genetically they are predisposed to psychiatric illnesses like family history is there, and environmentally when we talk about they have stressful life, multiple different multiple stressors in different life situations. For example, a person going through a divorce, a breakup, or a job loss, all are environmental stressors for a person. So their genetic vulnerability and environment, they interact together, and then they make sure or ultimately the person can get mental health issue, which in this case is depression. So basically we have to talk about our genetic vulnerability as well as environmental factors. And when we talk about psychiatric health issues, हम बहुत बार बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं. बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी वही जो जेनेटिक फैक्टर्स आगे फैमिली हिस्ट्री है. देन साइकोलॉजिकली अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है लाइफ में, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में. और सोशल जो होगा वो भी अल्टीमेटली उनका फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कौन कौन है उनको हेल्प करने के लिए, कोप करने के लिए स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से. नेगेटिव फैमिली इन्फ्लुएंस, ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर, या बड़ी ज्यादा एक्सप्रेस्ड इमोशंस है फैमिली में जो कि नेगेटिव है और क्रिटिकली इवैल्यूएटेड है वो फैमिली में. तो ये सब फैक्टर्स अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करेंगे एंड द पर्सन विल डेवलप डिप्रेशन और नॉट. दैट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ दीज मल्टीपल फैक्टर्स. सो कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है. एंड ऑल्सो इट डजंट मीन कि one person who is going through divorce, there are two people who are going through divorce, and one person may develop kind of depressive features, but the other person will not. That also is very individual. It doesn't mean that that other person is weak and the other is strong, that is why they didn't develop. It is more likely associated with their other contributing factors. अगर वो सब ऐड करके जो है ब्रेन में अल्टीमेटली जो केमिकल चेंजेस बना रहे हैं, जो serotonin का imbalance, dopamine का imbalance, then that person may or may not get the symptoms of depression. So it's not very one to one direct correlation, but ultimately multiple factors are influencing the manifestation of symptoms basically. हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट आता है हमारे पास दैट विद ऑल दीज क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, सो व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली मेंबर और अ केयर गिवर, कि अगर ये सिम्टम्स बताए जाते हैं या वो ऑब्जर्व करते हैं फैमिली में कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए अपने एंड से. और अगर एक वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी जाते हैं, अगर डायरेक्टली पेशेंट आता है, तो एक डॉक्टर का, साइकाट्रिस्ट का क्या रोल रहता है इस बीच. देखिए, जो आप लास्ट में आप बोल भी रहे थे कि काफी सारे मिथ्स है रिगार्डिंग डिप्रेशन, कि इनमें से वीक लोगों को होता है. नॉट जस्ट डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज अ होल या मेंटल हेल्थ कंसर्न, सिर्फ वीक लोगों को होता है इसका मतलब आप मेंटली वीक हो,
तो इनमें क्या होता है कि पहला तो आने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, कि वंस आई गो मुझे लगेगा कि आई एम मेंटली वीक। दूसरा, फैमिली को बताना एक और मुश्किल है। जनरली प्रेफर करते हैं पीपल अकेले आने को, बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंशियली रखने को, कि किसी को नहीं बताना है, घर में नहीं बता सकते, दवाई लेने में प्रॉब्लम है। तो बहुत बहुत ज्यादा सोशल इम्प्लीकेशन है, सोशल स्टिग्मा है हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर, और डिप्रेशन इतना प्रेवलेंट है कि इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको एज अ फैमिली मेंबर दिखे कि आपके किसी फैमिली मेंबर को वैसे सिम्टम्स है जो हमने पहले डिस्कस किया है, और आपको लग रहा है कि शायद इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पहले तो आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे वो डिजीज और एग्रेवेट हो। जैसे ट्रिवियलाइज करना मैटर को कि नहीं कुछ दिन का बात है, ठीक हो जाएगा, या फिर तू स्ट्रांग बन, जितना मेंटली स्ट्रांग बनेगा उतना अच्छा होगा, बीमारी जल्दी चला जाएगा, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, बाहर जा ले, दोस्तों के साथ घूम ले। These are the very common advices that people give to a person suffering from depression, and ये हमको पता है because patient come and tell us this. So as a family member, your role is to acknowledge and encourage the patient to seek help, professional help, कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए, उनको दिखाए और एक अच्छा इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस बनाए। उसके बाद विद डिस्कशन, आपका पूरा राइट है डिस्कस करने की कि आप कौन सा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चाहते हैं। डिस्कस करने के बाद जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग डिसाइड करें अपने आप में, उसको फॉलो करें। डाउन ना करे पेशेंट को, क्रिटिसिज्म ना करे पेशेंट को। अगर पेशेंट को लग रहा है कि आपको कि पेशेंट का ऑक्यूपेशनल लाइफ थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है एंड आपके पास सपोर्ट है, तो जितना सपोर्ट हो सके उनको दे इस टाइम पे। So these are the few things that you can do as a family to support your family member who is undergoing depression. As a professional, you are supposed to be completely non-judgmental। जब कोई पेशेंट आए आपके पास डिप्रेशन लेके, अच्छे से सुनना है उनका बात, एंड यू हैव टू मेक अ गुड डायग्नोसिस वेदर इट्स डिप्रेशन। जैसे यू आर टेलिंग दैट पेशेंट्स में गोइंग थ्रू डाइवोर्स, पेशेंट हैव सम ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, जैसे हमने पहले वेबिनार्स में डिस्कस किया था कि और भी डिफरेंशियल्स होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये सारे होते हैं जो कोई भी स्ट्रेस से आते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट डिफरेंशिएटिंग एज प्रोफेशनल्स कौन सा क्या है, एंड इफ वी आर एबल टू नैरो डाउन आवर डायग्नोसिस एज अ डिप्रेसिव डायग्नोसिस, फिर हमारा फर्ज बनता है कि पेशेंट का, सोसाइटी, उसका ऑक्यूपेशनल फंक्शन जो है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन बनाए, डिस्कस करे पेशेंट, पेशेंट के फैमिली को साइको एडुकेट करे, उनको समझाए कि एक साइकेट्रिक बीमारी है, कितना क्रॉनिसिटी है। एक और इम्पोर्टेंट जो मिसकंसेप्शन और मिथ होता है कि जैसे हम हमारे इन्फेक्शन होता है कि आज गए डॉक्टर के पास, 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, एंड आफ्टर 5 दिन पीपल एज्यूम दैट इन्फेक्शन इज ओवर। वो ये कॉन्सेप्ट बीमारी में भी डाल देते हैं, ले आते हैं डिप्रेशन में, कि एक बार मैंने दवाई का कोर्स खत्म कर लिया जो पहले कंसल्टेशन में डॉक्टर ने दिया, देन माई डिप्रेशन शुड गेट ओवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि डिप्रेशन लाइक एनी अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकल डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक बीमारी है। ऐसा नहीं कि 5 दिन का खाने से, 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करने से उसका डिप्रेशन चला जाएगा। इट्स अ लॉन्ग बीमारी, एंड ये डिपेंड करता है किस पर्सन टू पर्सन, आपका पहले कोई एपिसोड हुआ है कि नहीं, अभी कितना सीवियर है, आपका सोशल कितना सपोर्ट कितना अच्छा है, उन सब में इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितना चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्रोफेशनल कि आप पेशेंट को समझाए कि ये क्रॉनिक डिजीज है और कितना लंबे टाइम से ट्रीटमेंट लेना और फॉलोअप में लेना। और एज अ पेशेंट एंड पेशेंट केयर गिवर का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि आप एक बार के बाद रिटर्न आए, पेशेंट फॉलोअप आए, साइकेट्रिस्ट के पास कांटेक्ट में रहे जब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक ना हो जाए। इवन आफ्टर पेशेंट गेटिंग वेल आपको फॉलोअप कंटिन्यू करना है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आई थिंक फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना है while dealing with someone who is suffering from depression. हेजिटेशन भी रहती है जब कभी भी साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो मेडिकेशन जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे मेडिकेशंस पे, या जो है हैबिचुअल हो जाएंगे, नींद की गोलियां हैं। तो ये सब मिथ्स हैं विद व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। बट हम हर एक, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक पेशेंट को मेडिकेशंस पे नहीं डालते हैं। हम देखते हैं सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं करंट सिम्टम्स को। बेस्ड ऑन दैट हम उन्हें ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो एडवाइस करते हैं। इट कैन बी ओनली थेरेपी, इट कैन बी बोथ मेडिकेशन एज वेल एज थेरेपी, और ओनली मेडिकेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स अवेलेबल। द मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन सिम्टम्स। जैसे हमने बताया कि क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स डिफरेंट है,
कुछ पेशेंट्स जो है उनको ज्यादा नींद आ रही है व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। कुछ पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स जो है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। कुछ पेशेंट्स में एंजाइटी ज्यादा होती है, डिप्रेशन होता है, मिक्स फीचर्स होते हैं। तो जैसे जैसे सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो सिम्टम्स इंप्रूव हो। अगर ज्यादा सो रहे हैं तो ऐसी मेडिकेशन दी जाती है कि सिम्टम्स आपके नॉर्मल हो, ना कि कुछ ऐसा जो आपको ओवरली सीडेटेड बनाए, या अगर नहीं सो पा रहे हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपका नींद भी इंप्रूव करे। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव 100 of different kinds of medications available to treat the symptoms. Apart from this, Dr. Anirban, I guess, will also tell our viewers about the neuromodulation techniques which are available for depression. कभी कभी डिप्रेशन जो होता है नॉर्मल मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्रोनिक डिप्रेशन जैसे कि पेशेंट्स को रिकरेंट डिप्रेशन एपिसोड्स हैं, स्पेशली अगर जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन इफ इट इज नॉट टेकन केयर प्रॉपरली, अगर उसको प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, तो इट कैन बिकम सीवियर ऑल्सो एंड इट कैन बिकम नॉन ट्रीटेबल एंड रेजिस्टेंट टू द यूजुअल मेडिकेशंस. So in many other options we have neuromodulation techniques. कुछ मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हो गए, कुछ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है which stimulate a particular part of brain which improves our mood, which improves our motivation, which improves our sleep and appetite. तो वो हम टेक्निक्स यूज करते हैं जिनको हम TMS कहते हैं, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TDCS like current stimulation. And people, some people have a very severe depression with suicidal tendencies, suicidal ideas आते हैं, they are having recurrent thoughts of committing suicide. So in these severe cases जब suicidality भी होती है पेशेंट को काफी ज्यादा और हमें रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ लाइफ रहता है पेशेंट का, तो हम ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी काफी पेशेंट्स में यूज करते हैं, जो एक शॉर्ट डोज ऑफ करंट अंडर एनेस्थीसिया इज गिवन so that suicidality drastically decreases and person becomes better. And we have another new emerging treatments coming up like ketamine therapy, एक anesthetic agent होता है, हम ketamine बड़ा लो डोजेस में वो अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर पेशेंट को देते हैं, वो भी पाया गया है कि वो भी काफी हेल्प करता है, स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर एक्सप्रेसिंग सुसाइडल टेंडेंसीज और मे बी सम सुसाइडल अटेम्प्ट दे हैव डन. So these one or two things that should not be taken lightly, that very reckless treatment should not be done. Treatment done for depression should be proper. And if any other warning signs are being seen, for example, the signs of suicide, yeah, signs of self-harm, if you are observing, they should not be taken lightly. एंड जल्द से जल्द उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, एक साइकाट्रिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ आपको लिंक करना है. सो दैट इज योर पार्ट विच यू हैव टू डू. So Dr. Anirban, I guess we covered mostly what exactly the depression is and what are the treatment modalities available. And now, we are in a better position to understand that depression is not just sadness. It is a lot more to it, to an extent also, right? I guess you will also agree with me that people with depression, it's not just like that it's a mental health issue or a mental illness. Many people with depression have other implications on their physical health as well. इम्यूनिटी जो होती है वो काफी लो हो जाती है, they can get prone to infections, काफी skin conditions जो हो जाती है उनको, they can also have chronic health conditions like diabetes and hypertension. अगर उनको ऑलरेडी को एग्जिस्टिंग डायबिटीज हाइपरटेंशन है वो भी एग्जैजरबेट हो जाता है, राइट? तो ये बहुत कॉमन चीज है, जैसे बाकी डिजीज जो जो आप बोले, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनमें भी डिप्रेशन एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है. या फिर हम बोले कि एक वन ऑफ द सिम्टम्स है डिप्रेशन, जहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि कोई भी अगर क्रॉनिकली सफर कर रहा है, कैंसर वन ऑफ द बहुत कॉमन चीज, डिजीजेस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो मेडिकल बीमारियां है, इनमें भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है. और लोगों को सिर्फ लगता है कि इस बीमारी के कारण शायद हो रहा है, शायद बीमारी का न्यूज सुन के हो रहा है, वो एक रीजन है. बट डिप्रेशन एज अ डिजीज इनमें बहुत कॉमन है. और जो इस बीमारी के कारण जो डिजीज है, इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसे डायबिटीज के कारण डिप्रेशन है तो शुगर कंट्रोल करोगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कैंसर ठीक हो जाएगा तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. और जब तक डिप्रेशन ठीक नहीं होता, ये जो बीमारी है ये भी अच्छे से इम्प्रूव नहीं होता है. When we talk about health and especially when we talk about our motive in Everglow, we see health as a complete state of mental, physical as well as emotional and social well-being. मैं physical health और mental health जो हैंड इन हैंड होते हैं,
फिजिकल हेल्थ अगर हमारा इफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होगा, और अगर मेंटल हेल्थ हमारा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, तो डेफिनेटली उसके फिजिकल हेल्थ में भी इश्यूज होंगे. सो होलिस्टिक health as a concept is very important, and we need to understand that how intricate our body and mind connection is, and we should not ignore if we are seeing these signs in ourselves, in our friends, in our family members or caregivers. So we should be very mindful of these symptoms and should not hesitate to take help if we see that we are suffering from these kind of symptoms. So I guess now a lot of clarity is there about depression. And if you have any doubts regarding how to take help and what are the other symptoms, or if you are going through such symptoms, we will be happy to help you. You can reach out to us on our YouTube channel, Instagram channel, as well as on our email ID. And our website is also displayed in the box down in the chat box. So you can reach out to us and we will be happy to assist you in any way possible. Okay, then I guess we are done for the day. And next time we will again come up with topics as suggested by you. And so, okay, goodbye. Thank you.